एजुकेशन एकलव्य में आपका स्वागत है। हम आज डिस्कस करेंगे। देखो, कल आपका एग्ज़ाम है 4 तारीख को, इसलिए मैं अब हर चैप्टर नहीं कराऊंगा। मैं वह सभी चैप्टरों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो सभी चैप्टरों से अक्सर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, उनको मैं करा देता हूं। ठीक है, 2 वीडियो में करा दे रहा हूं मैं। और कल आपका एग्ज़ाम है और मैं हर चैप्टर पढ़ा नहीं सकता इतना जल्दी। ठीक है, वो ये चीज़ मैं बता दे रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आएगा क्या। ठीक है, क्या आता है और क्या एग्जामिनर पूछता है। पहला ये देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवा देता हूँ सीधा सीधा। बाकी मैंने 2 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा दिए, मतलब 2 यूनिट पढ़ा चुका हूँ। ये समझ लो तीसरे यूनिट से बाकी के जो चैप्टर, तीसरा, चौथा और पांचवा यूनिट है, उसके इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आपको करा देता हूँ। पहला देख लो, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल और ये आधुनिक दृष्टिकोण यानी मॉडर्न, ठीक है, अप्रोच की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लो आप। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन का प्रारंभ अरस्तु के समय से माना जाता है। जो कंपैरेटिव पॉलिटिकल है वो अरस्तु, ठीक है, अरिस्टोटल या अरस्तु आप मान सकते हो, के समय से ही जाना जाता है। इनके समय में ही यह तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन इन्हें भी देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने 158 संविधानों का अध्ययन किया था। ठीक है, अरस्तु ने अपने समय में प्राचीन विश्व के 158 संविधानों के अध्ययन करके संविधान का वर्गीकृत किया, जो तुलनात्मक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने कंपैरेटिव किया कि कौन से देश का संविधान सबसे बेहतर है, कौन सी सरकार सबसे बेहतर है, कंपैरिजन किया। ठीक, परंपरागत व आधुनिक उपागमों के आधार पर तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करके संवैधानिक संस्थाओं का तुलनात्मक व्याख्या किया। ठीक है, तुलनात्मक व्याख्या करके देखा इन्होंने। अगला है, ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में पारंपरिक और आधुनिक दृष्टिकोण, ठीक है ना, यानी ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। पारंपरिक यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच में कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो कानून और अनौपचारिक था। इसके अंतर्गत संविधान द्वारा स्थापित संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन होता था। यानी जो ट्रेडिशनल है उसमें क्या कह रहे हैं कि जो तुलनात्मक राजनीति का परंपरागत दृष्टिकोण है वो कानून और औपचारिक था, यानी कानून और औपचारिक था। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या हो रहा था कि जो संविधान है, संविधान द्वारा स्थापित जो संस्थाएं हैं, ठीक है ना, जो इंस्टीट्यूट हैं, उनकी तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है कि मान लो कि कार्यपालिका और न्यायपालिका की तुलना की जा रही है तो कौन सा बेहतर कार्य कर रहा है। ठीक है, मान लो संसद और न्यायपालिका की तुलना की जा रही है तो कौन सा बेहतर नीतियाँ बना रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, कौन से लागू कर रहे हैं। ठीक है ना, इनका कंपैरिजन कर दिया जाता था इंस्टीट्यूट का। इसका अध्ययन पाश्चात्य विश्व की शासन व्यवस्था तक सीमित था। ठीक है ना, पश्चिमी विचारधारा तक ही सीमित था ये। इसमें शासन व्यवस्थाओं और सरकारों का केवल विवेचन होता था। इसमें सरकारों और संस्थाओं की व्याख्या तक सीमित राजनीतिक अध्ययन किया जाता था। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति के प्रमुख परंपरागत उपागम के निम्नलिखित हैं। ठीक है, पहला है ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल में आप देखोगे। ठीक, ऐतिहासिक उपागम में आप देखोगे, इस उपागम के अंतर्गत राज्यों की शासन प्रणालियों का ऐतिहासिक आधार पर तुलनात्मक अध्ययन किया जाता था। मतलब ऐतिहासिक में आप देखोगे कि इसमें देखते थे कि 2 स्टेटों की यानी 2 राज्यों की, स्टेटों की शासन प्रणाली कैसी है, ठीक है, गवर्नेंस कैसी है, क्या प्रणाली अपना रहे, क्या नीतियां अपना रहे। 2 कंपैरिजन किया जाता था ऐतिहासिक तुलनात्मक अध्ययन में कि कितना बेहतर शासन चलाया जा सकता है। इस उपागम के प्रतिपादक हैं उन्हें मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, बेजहॉट और सर हेनरी मेन हैं। इन सभी विचारकों ने राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर किया और वर्तमान तुलनात्मक राजनीति के लिए प्रमुख अध्ययन सामग्री प्रस्तुत की। मतलब ये बताया इन्होंने अपनी बुकों में कि ये बहुत सारी अध्ययन सामग्री इन्होंने इकट्ठी कर दी लिखकर कि इन देशों का हमने अध्ययन किया है और इनकी नीतियाँ ऐसी कि सबसे बेस्ट अध्ययन कौन सा रहा है। ठीक है, किसी देश की राजनीतिक संस्कृति से जड़े इतिहास के गर्भ में दोषित होती हैं। ठीक है, इसका वर्तमान स्वरूप इसके अतीत का सुंदर इतिहास लिए होता है। इस प्रकार ऐतिहासिक उपागम तुलनात्मक अध्ययन की उपयोगी ऐतिहासिक और उपलब्धता कराता है। ठीक है, ये उपलब्धता कराता है। ठीक है, दूसरा है, इसी में आप लिखोगे दार्शनिक उपागम। ठीक है ना, अभी ट्रेडिशनल ही चल रहा है। राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन का सबसे प्राचीन उपागम है दार्शनिक, जिसमें प्लेटो, ठीक है ना, दर्शन शास्त्र की अवधारणा आप देखो प्लेटो में सबसे ज़्यादा देखोगे। थॉमस मूर, बेकन, रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, बोसाके, जेएस मिल आदि विद्वान इस उपागम को अपनाए। प्लीज़ ये नाम जरूर याद रखें, प्लेटो, थॉमस हॉब्स, बेकिन, रूसो, कांट,
इमिलियन कांट नाम है पूरा इनका, हीगल, फेडरिक हीगल कहते हैं, ग्रीन, फेडरिक ग्रीन, ब्रोसिक, जे.एस. मिल, ठीक है ना, का इनका उपयोग किया, ठीक है। और प्लेटो के ग्रंथ द रिपब्लिक में वर्णित दार्शनिक शासक और आदर्श राज की अवधारणा और रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, में वर्णित सामान्य इच्छा की धारणा इसी उपागम के उदाहरण हैं, ठीक है। दो एग्जाम्पल दे दिया। पहला एग्जाम्पल क्या है, प्लेटो का ग्रंथ यानी प्लेटो की जो बुक है द रिपब्लिक में वर्णित दार्शनिक शासक और आदर्श राज्य की बात करें, जो दार्शनिक वो बात होगी। रूसोस की द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में वर्णित इच्छा, सामान्य इच्छा, ठीक है, की धारणा इस उपागम का उदाहरण है। और इस उपागम के अंतर्गत राजनीतिक जीवन के आदर्शों को निश्चित कर राजनीति को नैतिकता के उच्च नियमों के साथ जोड़ दिया गया, ठीक। अगला है संस्थागत उपागम, मतलब ये तीसरा पॉइंट है, समस्यागत उपागम है। इस उपागम के द्वारा समस्याग्रस्त क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, यानी जो उत्पीड़न है, जो काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं, उनका अध्ययन किया गया होता है। उन क्षेत्रों का अध्ययन कि जिनकी शासन प्रणाली बहुत बेकार चल रही है, उनको कैसे सुधारा जा सकता है, क्या कंपैरिजन करके उन्हें बताया जा सकता है कि आप ये नीतियाँ अपनाओ, सबसे बेहतर काम हो सकता है आप में, ठीक है ना। इसमें उनका अध्ययन किया जाता है कि समस्त ग्रस्त क्षेत्रों का अध्ययन किया जा रहा है। इस उपागम के द्वारा अनेक विद्वानों ने शासन प्रणालियों की प्राचीन समस्याएं जैसे लोकतंत्र, आर्थिक नियोजन में संबंध, द्विसदनात्मक व्यवस्था का ह्रास्य, पद स्थापना आदि का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चौथा पॉइंट आप लिखोगे क्षेत्रीय उपागम, ठीक है ना, क्षेत्रीय उपागम। इस उपागम का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुआ। यह उपागम भौगोलिक समीप को क्षेत्र के निर्धारित का आधार माना जाता है। इस उपागम के आधार पर अनेक विद्वानों ने विकासशील देशों का अध्ययन किया है, ठीक है ना, विकासशील जो डेवलप हो रहे हैं उनका अध्ययन किया। इस क्षेत्र उपागम के आधार पर लिखे गए ग्रंथों में अल्मांड एवं कोलमैन की पुस्तक द पॉलिटिकल ऑफ डेवलपिंग एरिया, डेविस की पुस्तक गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इन साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, हंगरी की पुस्तक गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल ऑफ मिडल ईस्ट, ठीक है, आदि के ना उल्लेखनीय, ये जरूर मैंने नाम डाल रखे हैं, ये जरूर आप लिखें, ठीक है ना। इनकी पुस्तकों से इन्होंने क्षेत्रीय उपागम की जो अवधारणा दी उसके बारे में उन्होंने लिखा, जैसे कि अल्मान और कॉलमेल की पुस्तक द पॉलिटिकल ऑफ डेवलपिंग एरियाज, ठीक है ना, डेविस की पुस्तक है गवर्नमेंट इन पॉलिटिकल इन साउथ ईस्ट एशिया, हरारी की जो पुस्तक है गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल ऑफ मिडल ईस्ट इत्यादि उल्लेखनीय है। अब आ जाते हैं परंपरागत, हमने देख लिया यानी ट्रेडिशनल। अब आ जाते हैं मॉडर्न पे, आधुनिक दृष्टिकोण पे, ठीक है। ये आधुनिक दृष्टिकोण है यानी मॉडर्न की बात कर रहे हैं हम, मॉडर्न अप्रोच की। समकालीन समय में तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन सक्रियतावाद यानी नारो माइंडेड और तुलनात्मक सरकार के सीमित क्षेत्र से बढ़ चुका था। यह राजनीति के अंतर्गत आने वाले सभी विषयों को हासिल करता है, ठीक है, यानी जो ये सभी इसका अध्ययन करते हो जो राजनीति के विषय के क्षेत्र में होंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, ये उसके अंतर्गत आने वाले सभी को समाहित करता है, ये अध्ययन करता है। सभी राजनीतिक क्रियाओं जो पॉलिटिकल पार्टी और राजनीतिक क्रियाएँ होती हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी की नियम कानून होते हैं, उन सभी का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक संबंध और शक्ति संबंधों का अध्ययन कर रहा है इसमें, यानी पॉलिटिकल रिलेशन की बात कर रहा है ये, ठीक है, पॉलिटिकल रिलेशन की बात कर रहा है, उसका संबंध कैसा है, ठीक है ना, पावर की बात कर रहा है, पावर संबंध कैसे हो रहे हैं उसका अध्ययन किया जाता है, जो विश्व के सभी भागों में देखा जाता है, वर्ल्ड लेवल पे आप देख सकते हो इसे, ठीक है। सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं की संरचनाओं और कार्यों के बीच नियमितताओं, समानताओं, भिन्नताओं और संबंधों का तुलनात्मक अध्ययन इसका मुख्य केंद्र बिंदु है, ठीक है, इसका मुख्य केंद्र बिंदु रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व के बाद इसके अध्ययन क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली विधियों को क्रांतिकारी परिवर्तन आए, ठीक है। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान परंपरा अध्ययनों में कमियों जैसे कि अनौपचारिक, कानूनी, संस्थावादी और आदर्शवादी पर अधिक बल देते हुए तुलनात्मक अध्ययन के महत्व को स्वीकार करते इसमें सुधार हुए हैं, ठीक है, इसमें अधिकतर सुधार हुए, ठीक है। आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीति के सभी औपचारिक संरचनाओं के साथ साथ अनौपचारिक संरचनाओं जैसे हित समूह, दबाव समूह, राजनीतिक दल, राजनीति अभिजात वर्ग के वास्तविक क्रियाकलापों को तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में स्थान दिया गया। मतलब मॉडर्न, ठीक है ना, अप्रोच में क्या हुआ,
मॉडर्न पॉलिटिकल अप्रोच में या मॉडर्न अप्रोच में क्या हुआ कि इन्होंने जिस चीज़ का अध्ययन करना औपचारिक संरचनाओं और संस्थाओं को तो किया ही किया, लेकिन अनौपचारिक जो कि बाहर से, जैसे कि हित समूह क्या होता है, बाहर से समूह है, दबाव समूह, ठीक है ना, संस्था के गैर संवैधानिक है, बाहर से समूह, राजनीतिक दल भी तो बाहर से ही हैं, ठीक है ना, यानी पक्ष वाला विपक्ष वाला, राजनीतिक अभिजात वर्ग ये भी तो बाहर से ही वर्ग आता है। तो उन सब का अध्ययन करना और शुरू कर दिया इन्होंने। वास्तविकता कार्यपालिकाओं को तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में स्थान दिया गया है। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में नई शोध पद्धति, शोध तकनीकों, शोध संकल्पनाओं, ठीक है, मध्य स्तर के सिद्धांतों आदि का विशेष विकास हुआ। आज तुलनात्मक राजनीति ने अत्यधिक विस्तृत हो गया है, ठीक है। ये है आपका निष्कर्ष, ठीक है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में पारंपरिक और आधुनिक दोनों दृष्टिकोण से लाभान्वित होते हैं, ठीक है। परंपरागत दृष्टिकोण विश्व मामलों का समृद्ध और विस्तृत विश्लेषण प्रदान करते हैं, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण क्या है, व्यापक पैटर्न की पहचान कर रहे हैं ये लोग, ठीक। सामान्य सिद्धांतों का परीक्षण करने की क्षमता प्रदान करते हैं। इन दृष्टिकोण के संयोजन से विद्यमान राजनीतिक घटनाओं के बारे में अपनी समझ बढ़ा सकते हैं, जिसमें तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र अधिक व्यापक और व्यापारिक हो सकता है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। ये पर्सन नंबर 6, ये देखो पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, बाकी इससे ऊपर के सबकी वीडियो डल चुकी हैं, ठीक है ना। ये मैं पर्सन वर्सन मत देखो, सिर्फ क्वेश्चन। उप संस्कृति से आप क्या समझते हैं? उप संस्कृति पर डेनिस कवनंघम की अवधारणा पर निबंध लिखिए या विवेचना कीजिए या वर्णन कीजिए। ये तो आता रहता है, शब्दों के पीछे लग जाता है, ठीक है ना। उप संस्कृति को आपको समझना है, ठीक है। ये दूसरा, इस वीडियो में दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पे चर्चा कर रहे हैं हम। उप संस्कृति से आप क्या समझते हैं, ठीक है। उप संस्कृति पर डेनिस कवनंघम की अवधारणा पर निबंध लिखिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन देख लो आप। डेविड कवनघन एक राजनीतिक संस्कृति के मूल्यों, विश्वासों और दृष्टिकोण के समूह के रूप में परिभाषित करता है, जिसके भीतर एक राजनीतिक प्रणाली संचालित होती है। राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनका सबसे बड़ा योगदान उप संस्कृति की अवधारणा का रहा है, ठीक है। उप संस्कृति की अवधारणा का ही रहा है। इसमें उप संस्कृति का क्या मतलब होता है? क्या उप संस्कृति शब्द किसी विशेष समय में किसी भी समाज में विभिन्न सामाजिक समूहों और समुदायों की विशिष्ट पहचान को संदर्भित करती है। यानी उप संस्कृति का मतलब होता है कि किसी विशेष समय में, यानी किसी विशेष टाइम में, किसी भी समाज में विभिन्न सामाजिक समूह, यानी एक समाज में बहुत सारे सामाजिक समूह होते हैं और समुदायों की विशिष्ट पहचान को, यानी एक समुदाय अगर उसकी विशिष्ट खास बात को, विशिष्ट पहचान को संदर्भित कर रही है, ये बता रही है उस चीज़ को कि ये एक विशिष्ट उप संस्कृति है, ठीक है। उप संस्कृति के लोगों के लिए एक विशेष समूह या उनकी संस्कृति को दर्शाता है। ये सामान्य शब्दों में कहें कि उप संस्कृति क्या है? लोगों के एक विशेष समूह और उनकी संस्कृति को दर्शाते हैं। यानी कोई देखते हो ना आप, कोई विशेष समूह की संस्कृति होती है जो बड़े छोटे लेवल पे होती है, पर गवर्नमेंट ने उन्हें डिक्लाइन कर रखा होता है कि भाई हाँ ये सुरक्षा रखो इसे, ये बहुत कम बची संस्कृति है, विशेष संस्कृति है, ठीक है। उप संस्कृति के लोग, मतलब उप संस्कृति होता है कि लोगों के एक विशेष समूह को, ठीक है, एक विशेष समूह या झुंड को उनकी संस्कृति को दर्शाता है, ठीक। डेविड कवनघन ने अपनी लोकप्रिय कृति पॉलिटिकल कल्चर में एक आधारों की पहचान की है जिन पर उप संस्कृति या विकसित होती हैं। वो इस प्रकार, उप संस्कृति का एक पैराग्राफ है, ये देख लो, ये ज़रूर आप बनाना, ठीक है ना, ये ज़रूर आप बनाना। उप संस्कृतियों के क्या आधार हैं? अभिजात वर्ग बनाम जन उप संस्कृति, ठीक है। अभिजात वर्ग के भीतर, ठीक है, सांस्कृतिक विभाजन कैसे हो रहा है? सर पीढ़ीगत उप संस्कृति क्या रही है? पीढ़ी दर पीढ़ी वाला सुना है ना कि भाई ये संस्कृति बदलती जा रही है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं। हाँ, पीढ़ी संस्कृति है, क्या है, ठीक है। ये पहला है अभिजात वर्ग बनाम जन उप संस्कृति, ठीक है। अभिजात वर्ग बनाम जन उप संस्कृति हमें मतभेदों को अभिजात वर्ग और विशेष आबादी के बीच प्रतिबद्धित करती है। विशेष रूप से जो राजनीति है वो क्या कह रही है? व्यवहार संबंधी मतभेद, यानी व्यवहारों में, भाईचारे में व्यवहार होता रहता है तो उसमें मतभेद भी तो होंगे। अभिजात वर्ग और जनता का अलगाव उपयोगी है। कई क्लासिक अध्ययनों का तर्क है कि अभिजात वर्ग स्वर्ण भर्ती में पारंगत होते हैं और राजनीतिक अभिजात वर्ग को इस तरह से सामाजिक बनाते हैं कि वे कुछ
व्यवहारिक पैटर्न के विकसित करते हैं। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए आप देख लो, अमेरिकी राजनीतिक अभिजात वर्ग, ठीक है, अनिर्दिष्ट मापदंडों और नियमों पर आम सहमति विकसित करते हैं, ठीक है। दूसरा है अभिजात वर्ग के भीतर सांस्कृतिक विभाजन, ठीक। सांस्कृतिक विभाजन कैसे हो रहा है? अभिजात वर्ग के भीतर सांस्कृतिक विभाजन है। ये मॉडल उन अंतरालों पर ध्यान आकर्षित करता है जो एक ही या विभिन्न राजनीतिक संस्कृति के भीतर विभिन्न अभिजात वर्ग के बीच मौजूद होते हैं, ठीक है। यानी ये मॉडल किसको वो कर रहा है कि अंतर और ध्यान आकर्षित कर रहा है जो एक ही या एक विभिन्न राजनीति संस्कृति के भीतर विभिन्न अभिजात वर्ग के बीच मौजूद रहते हैं, ठीक है। अभिजात पर यह जोर इस पर विचार करते हैं कि राजनीति का महत्वपूर्ण स्थल समग्र और संपन्न क्षेत्र कुलीन व्यवहार की प्रकृति लोकप्रिय राजनीति की कार्य प्रणाली को समझाने की कुंजी रही है, एक तरीके से मानते हैं। उसके बाद है पीढ़ीगत उप संस्कृति। यह मॉडल राजनीतिक गतिशीलता पर आधारित होता है, पीढ़ीगत वाले पे, ठीक है। ये कथन है कि अलग अलग राजनीतिक संस्कृतियां अलग अलग पीढ़ियों से संबंधित होती हैं, यानी जो पॉलिटिकल कल्चर है वो अलग अलग यानी डिफरेंट बाय डिफरेंट पीढ़ियां से संबंधित होती हैं। राजनीतिक संस्कृति समय के साथ बदलती हैं क्योंकि विशेष पीढ़ियां अलग अलग मूल्य सेटों से सामाजिक हो जाती हैं। यानी कि जो कहने का मतलब है कि जो राजनीतिक संस्कृति यानी पॉलिटिकल कल्चर वो समय के साथ बदलता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अब देखो पुरानी सभ्यता है वो धीरे धीरे कम हो रही है, नए सब लोग नए नए अब बाहर से मान लो किसी संस्कृति को अपना रहे हैं, कोई दूसरी देश की संस्कृति। अब देखो इंग्लैंड आयरलैंड देख लो, अब बाहर की जो देश है वो हिंदू संस्कृति को ज़्यादा अपना रहे हैं, ठीक है। अधिकतर बाहर की देशों की संस्कृति हम अपना लेते हैं। तो वही इसमें कहा गया कि राजनीतिक संस्कृति समय के साथ बदलती रहती है क्योंकि विशेष पीढ़ी अलग अलग समाजों की संस्कृति अपना रही होती है, ठीक है ना। और अपने जो परंपरा रीति रिवाज हैं वो धीरे धीरे उसके जो नए मॉडिफिकेशन यानी परिवर्तन किए जा रही होती है। इन मूल्य सेटों के कब्जे में राजनीतिक परिपक्वता, ठीक है, परिपक्वता तक पहुँच जाती है। एक राजनीतिक प्रणाली एजेंडा अंतर्निहित मूल्यों से प्राप्त प्राथमिकताओं के अनुसार बदलता रहता है और राजनीति है जो राजनीतिक दलों और राजनीतिक संस्थाओं को तदनुसार उनके अनुकूल होना पड़ता है। इस मॉडल को रोनाल्ड इंगलहॉट द्वारा प्रदान किए गए आधुनिकवाद के बाद के मॉडल से जोड़ा जाता है, जिनमें कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समूह या मूल्य पश्चिमी समाजों को विशेष रूप से 1970 के दशक में पीढ़ीगत बदलाव का अनुभव करते हैं ये लोग, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन देख लो, निष्कर्ष लिख देना। समाज में विभिन्न सामाजिक समूहों और समुदायों में विशिष्ट पहचान को संदर्भित किया गया है और डेनिस कनंगन ने अपनी अति लोकप्रिय कृति पॉलिटिकल कल्चर में इसके आधारों की पहचान की है और इसके बारे में संक्षेप में बताया गया है कि ये हो कर क्या रहे हैं। ये अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंटोनियो ग्राम्शी के सांस्कृतिक आधिपत्य पर वर्णन कीजिए, ठीक है ना। एंटोनियो ग्राम्शी के सांस्कृतिक आधिपत्य की अवधारणा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि ये आना ही आना है, ठीक है। ये पिछले साल भी आया, इस साल भी आ, हो सके आगे भी आ सकता है या हो सके ना भी आए, लेकिन ये आता ज़रूर है। एंटोनियो ग्राम्शी की सांस्कृतिक आधिपत्य की अवधारणा, इंट्रोडक्शन देख लो। एंटोनियो फ्रांसिस्को ग्राम्शी इनका पूरा नाम है। एक मार्क्सवादी राजनीतिक या कम्युनिस्ट राजनीतिक वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स और लेनिन के बाद दुनिया में मार्क्सवादियों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले एंटोनियो ग्राम्शी थे, ठीक है। बिल्कुल सही बात की गई है इसमें। एंटोनियो ग्राम्शी ने उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत, समाजशास्त्र और भाषा विज्ञान पर लिखा है, ठीक है। अपनी बुक लिखी उन्होंने। कैसे उन्होंने अपनी छोटी सी जीवन काल के दौरान पूरी दुनिया को अपने विचारों से प्रभावित किया, ठीक है। उन्होंने पारंपरिक मार्क्सवाद विचार को आर्थिक निर्धारण से जोड़ करने का प्रयास किया है और इसलिए उन्हें महत्वपूर्ण नव मार्क्सवादी भी माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। ये एंटोनियो ग्राम्शी है, मार्क्सवादी है, नव मार्क्सवादी, ठीक है। नव मार्क्सवादी की अवधारणा देते हैं ये, ठीक है। ये आर्थिक निर्धारण को, ठीक है, समाज को जोड़ते हैं, परंपरा को जोड़ रहे होते हैं, ठीक। अब आगे है एंटोनियो ग्राम्शी की सांस्कृतिक आधिपत्य की अवधारणा क्या रही है। सांस्कृतिक आधिपत्य का तात्पर्य वैचारिक या सांस्कृतिक माध्यमों से बनाए गए वर्चस्व या शासन से है। मतलब संस्कृति कल्चर से देखते हो ना, ऐसे नियम बना दिए जाते हैं, ऐसे कानून या नियम बना दिए जाते हैं
ऐसे नियम कानून कैसे बताऊं, धर्म, हाँ, सांस्कृतिक अध्यायों में से बनाए गए वर्चस्व या शासन को, मतलब ऐसे नियम बना दिए जाते हैं, सांस्कृतिक नियम, जिसमें उससे क्या होता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करती है, उसकी फॉलो करती है एक तरीके से, ठीक है, फॉलो कर रही होती है, उसके नियम और परंपरा में कोई बदलाव नहीं आता, ठीक है। इसलिए वो ग्रामसी कहते हैं कि सांस्कृतिक आधिपत्य के तात्पर्य वैचारिक या सांस्कृतिक माध्यम से बनाए गए वर्चस्व या शासन, तो क्या है, एक दिन वर्चस्व ले लेती है, लोगों पे हावी हो जाती है, ठीक है। वो नियम कानून की, ये भाई ये नियम कानून टूटने चाहिए और ऐसी ही परंपरा वो ले, वो क्या है, लोगों के ऊपर वर्चस्व हावी कर रही है, ठीक है ना, दबाव डाल रही है। ये आमतौर पर सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से हासिल किया जा सकता है, जो सत्ता में बैठे लोगों से शेष समूह में मूल्यों, मापदंडों, विचारों, ठीक है, अपेक्षाओं, विशिष्ट और व्यवहार को बढ़ावा से प्रभावित करने की अनुमति दे देते हैं ये लोग, ठीक है। ग्रामसी ने सांस्कृतिक आधिपत्य की किसी समाज के सांस्कृतिक मापदंडों, मूल्यों और मान्यताओं को आकार देने में शासक वर्ग या सामाजिक समूह के प्रभुत्व के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार अधीनस्थ वर्गों के विचारों और कार्यों को प्रभावित किया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि शासन वर्ग यानी शिक्षा, मीडिया, धर्म और अन्य सांस्कृतिक उपकरणों जैसे संस्थानों पर अपने नियंत्रण के माध्यम से यह आधिपत्य हासिल कर सकता है। अपने विचार का प्रसार करके और अपने हितों को बढ़ावा देकर शासक वर्ग एक आधिपत्य संस्कृति की स्थापना कर सकता है, जैसे बहुमत द्वारा स्वीकार और आत्मसात किया जाता है, ठीक है। ग्रामसी सांस्कृतिक आधिपत्य की धारणा सत्ता की एकमात्र निर्धारक के रूप में आर्थिक कारणों पर पारंपरिक मार्क्सवादी को चुनौती दे देते हैं। वो कहते हैं कि जो सत्ता है एकमात्र निर्धारता के रूप में आर्थिक कारणों पर पारंपरिक मार्क्सवाद को चुनौती देते हैं। और आगे लिखते हैं कि पूंजीवाद समाज का विश्लेषण करते हुए उसके स्वरूप एवं प्रभाव को स्पष्ट करने में आधिपत्य की संकल्पना का प्रयोग किया गया है, ठीक है, आधिपत्य की संकल्पना का प्रयोग कर दिया गया है। ग्रामसी के अनुसार शासक वर्ग अपनी शक्ति का प्रयोग न केवल दबाव के माध्यम से बल्कि सहमति के माध्यम से भी करता है, क्योंकि अधीनस्थ वर्ग प्रमुख समूह के मूल्यों और हितों को स्वीकार और आत्मसात कर लेते हैं, ठीक। कहने का मतलब है कि ग्रामसी कहते हैं कि जो शासक वर्ग है वो अपनी शक्ति का प्रयोग ना केवल दबाव के माध्यम से बल्कि सहमति के माध्यम से भी करते हैं। मतलब इतना पावरफुल बंदा होता है कि उससे सभी सहमत होते हैं, या खौफ से सहमत हो या डर से सहमत हो, लेकिन सहमत होते हैं, उसका भी उसके माध्यम से भी लोगों पर वर्चस्व स्थापित कर लेता है, ठीक है, आधिपत्य स्थापित कर लेता है, ठीक है। और ठीक है, क्योंकि अधीनस्थ वर्ग प्रमुख समूह के मूल्यों और हितों को स्वीकार कर आत्मसात कर लेते हैं, यानी अधीनस्थ वर्ग वो होते हैं कमजोर वर्ग, ठीक है, बुजुर्गा वर्ग, जिन्हें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही शक्ति प्राप्त नहीं होती, मतलब एकदम गरीब समझ लो, कमजोर वर्ग, कोई शक्ति पावर नहीं उन पे, ठीक है। अधीनस्थ वर्ग है, इसमें प्रमुख मूल्यों पर हितों को स्वीकार और आत्मसात कर लेते हैं, कि मान लेते हैं जी हाँ जी ऊपर वाले ने जो कह दिया वही ठीक है। ग्रामसी ने जैविक बुद्धिजीवियों का, ठीक है, जैविक बुद्धिजीवियों के महत्व और अधीनस्थ वर्गों को संगठित करने में उनकी भूमिका पर जोर दिया। यानी जैविक बुद्धि वर्ग वो लोग जो थोड़े पढ़े लिखे हैं और शक्तिशाली पावर हैं, जो श्रमिक वर्ग से उत्पन्न होने वाले जैविक बुद्धि वर्ग के प्रमुख विचारों को चुनौती देने और एक वैकल्पिक दृष्टिकोण व्यक्त करने की क्षमता रखते हैं ये लोग, ठीक है। यानी ग्रामसी ने जैविक बुद्धिजीवियों का महत्व और अधीनस्थ वर्गों को संगठित करने में उनकी भूमिका पर जोर दिया है, ठीक है। श्रमिक वर्ग से उत्पन्न होने वाले जैविक बुद्धिजीवियों में प्रमुख विचारधारा को चुनौती देने पर एक वैकल्पिक दृष्टिकोण व्यक्त करने की क्षमता होती है। अपनी विचारधारा का प्रचार करने और अपने हितों को बढ़ावा देकर शासक वर्ग एक आधिपत्य संस्कृति की स्थापना करता है। यानी जो पावरफुल होता है, जो पावरफुल शासक वर्ग है, जो शासन कर रहा होता है, वो क्या करता है कि आधिपत्य यानी जैविक बुद्धियों के द्वारा वो क्या करता है कि संस्कृति की स्थापना कर देता है, जिसमें बहुमत द्वारा स्वीकृत और आत्मसात जीवन में अपनाया किया जाता है, ठीक है, अप्लाई कर दिया जाता है उनको कि भाई ये मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। बुद्धिजीवियों की जो भूमिका होती है
वो शासन के प्रति होती है, ठीक है ना, जो राजा होता है उसके प्रति होती है। समाज में शासकीय वर्ग अपना आधिपत्य कैसे स्थापित करेगा, ठीक है, एक मिनट सुनो। कैसे, कोई मान लो समाज है कोई, उसमें अपना आधिपत्य कैसे समझे, यानी वर्चस्व, शक्ति, स्थापना, उसको कब्जे में कैसे लेगा, समझो आप कैसे स्थापित करता है। तो उसमें ग्रामसी कहते हैं कि शासक वर्ग क्या करेगा, एक बुद्धिजीवियों का सहायता से अपना प्रभुत्व स्थापित करेगा, यानी एक बुद्धिजीवी बनाएगा, ठीक है, बोलेगा कि आप बुद्धिजीवी की खोज करो, बुद्धिजीवियों की सहायता लो, ठीक है, वो लेगा। और बुद्धिजीवी समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, कैसे, क्योंकि वो कानून बनाएंगे, ठीक है ना, संस्कृति बना, आधिपत्य के और नियम बना देंगे, ठीक है, और वो अधीनस्थ वर्ग जो कमज़ोर वर्ग होते हैं उन्हें जीना पड़ेगा और मानना पड़ेगा, ठीक है। बुद्धिजीवी यानी जो मतलब भाषण देते हैं, अच्छा वो करते हैं, उपचार देते हैं लोगों को, ठीक है ना, अच्छी बातें बताते हैं, उन्हें लगता है कि जनता को लगता है कि हाँ यही सब कुछ बाबा हैं और सब कुछ सही कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे बुद्धिजीवियों के सहारा लेते हैं शासक वर्ग और लोगों पे शासन और अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं। आधिपत्य यानी अधिकार स्थापित करते हैं, सांस्कृतिक अधिकार, ठीक है ना, संस्कृति को वो बना देते हैं। और ग्रामसी बुद्धिजीवियों को दो भागों में बांट देते हैं। पहला वो परंपरागत बुद्धिजीवी और जैविक बुद्धिजीवी, दो भागों में बांट के अपना करते हैं। अब परंपरागत बुद्धिजीवी जो अपने आप को किसी भी वर्ग के साथ नहीं जोड़ते, वो स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। और अजैविक बुद्धि जो शासकीय वर्ग से जुड़े होते हैं, ठीक है ना, जैविक बुद्धिजीवी को होते हैं जो शासक वर्ग से जुड़े होते हैं, यानी राजा से जुड़े होंगे, वो लोग जनसाधारण से जुड़े होंगे, ठीक है, राजा से भी जुड़े होंगे, यानी बीच की कड़ी है, ठीक है, बीच की कड़ी बन के रहते हैं, तभी तो शासन उस पर किया जा रहा है लोगों पे, ठीक है। ये है देखो, हाँ, सांस्कृतिक आधिपत्य में प्रिज्म नोटबुक, इनकी एक बुक है प्रिज्म नोटबुक, ग्रामसी के लेखों का एक संग्रह है। इन्होंने सारी बुकों का एक लेखक संग्रह लिखा है, प्रिज्म नोटबुक से नाम से जाना जाता है, ये वो है, ठीक है ना। ग्रामसी ने नोटबुक तक लिखी जब वे 1926-1907 में अपनी मृत्यु तक इटली में फांसीवादी शासक के दौरान जेल में कैद थे। यह नोटबुक यानी प्रिज्म नोटबुक राजनीतिक सिद्धांत, समाजशास्त्र और सांस्कृतिक अध्ययन के क्षेत्र में अधिक प्रभावशाली है। प्रिज्म नोटबुक में ग्रामसी का केंद्रीय अवधारणा सांस्कृतिक आधिपत्य की है, जो कि सांस्कृतिक संस्थाओं पर नियंत्रण और समन्वय ज्ञान को आकार देने के माध्यम से समाज पर शासक वर्ग के प्रभुत्व को संदर्भित कर देती है। और निष्कर्ष के रूप में ये लिख सकते हैं आप, ये देखिए, आप निष्कर्ष के रूप में ये लिख सकते हैं कि ग्रामसी के विचार प्रिज्म नोटबुक में वर्णित हैं। सारे विचार सभी प्रिज्म नोटबुक में हैं ग्रामसी के, जिसमें अनेक विचार परस्पर व्यवस्थित व बिखरे प्रतीत होते हैं। ग्रामसी के विचारों से प्रभावित होकर नव वामपंथवाद का विकास हुआ, ठीक है। एंटोनियो ग्रामसी की सांस्कृतिक आधिपत्य की धारणा शक्ति की गतिशीलता और सामाजिक नियंत्रण को समझने के लिए एक शक्तिशाली रूपरेखा प्रदान करता है, ठीक है। सांस्कृतिक आधिपत्य पर प्रकाश डालते हुए ग्रामसी ने बताया कि कैसे शासक वर्ग अपना प्रभुत्व स्थापित करता है, ठीक है, ठीक है, कैसे स्थापित कर रहा है, ठीक है, कैसे स्थापित कर रहा है, एक तो बुद्धिजीवियों से, एक तो शासक वर्ग द्वारा, एक तो सांस्कृतिक आधिपत्य स्थापित कर दे रहा है वो, ठीक है ना, इन बहुत सारे कारणों से स्थापित करता है। वीडियो देख लेंगे, धन्यवाद। अब 2 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बचे हैं, 2 या 3 क्वेश्चन, वो मैं अगली वीडियो में करा दूंगा अभी, ठीक है। वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।